मैं कम सर। यस यस प्लीज कम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए 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 बैठिए। क्या नाम है आपका? सर भरत जयप्रकाश मीना। भरत जयप्रकाश मीणा। आप मास्क हटा लीजिए अगर चाहें तो। थैंक यू सर। तो भरत, अपने बारे में कुछ बताइए, परिचय दीजिए। सर मेरा नाम भरत जयप्रकाश मीना है। मैं राजस्थान के करौली जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्नातक IIT ISM धनबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है। IIT से मैकेनिकल इंजीनियर हैं? यस सर। तो आपका वैकल्पिक विषय तो वही होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग? नहीं सर। क्यों? सर क्या है? हिंदी साहित्य। ये क्या बात हुई? IIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाला व्यक्ति, क्योंकि बाकी सब तो बोलते हैं कि हमारा विषय UPSC में था ही नहीं, आपका विषय तो UPSC में है भी। तो मुझे बाकी परिचय बाद में लेंगे, पहले बताइए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT से पढ़ने के बाद भी आपने उसको UPSC में विषय क्यों नहीं बनाया अपना? सर इसका सबसे जो प्रमुख कारण यह था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं जो अन्य GS के सब्जेक्ट है उनसे लिंक नहीं खाता, जबकि जो हिंदी है उसका मुझे लगता है ऐसे। अच्छा, हिंदी GS से लिंक खाता है? सर हिंदी का जो लिखने का सर जो राइटिंग स्किल है उसमें सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है हिंदी महत्वपूर्ण थी, और मेरे फादर भी हिंदी के टीचर है, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव की वजह से मैंने हिंदी लेना पसंद किया। ये तो वो कारण है जो आप नोट्स बना के लाए हैं बताने के लिए, लेकिन कन्विंसिंग कारण नहीं है, इससे भरोसा नहीं जम रहा हमें। नहीं सर, मुझे लगता है यही कारण रहा है। तो फिर ये बताइए कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का सिलेबस तो UPSC में ज़्यादा काम आता है, फिर आपने इनमें से कोई विषय क्यों नहीं रखा? सर उनका सिलेबस थोड़ा बल्कि है अगर ऑप्शनल के हिसाब से बात करें तो, और हिंदी का जो सिलेबस है वो छोटा है और काफ़ी कम टाइम में रिवीजन हो जाता है। तो सोशियोलॉजी का सिलेबस भी छोटा है और वो हिंदी से ज़्यादा काम आता है, वो क्यों नहीं रखा? सर हिंदी माध्यम से जहाँ तक मुझे आइडिया है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट सर हिंदी साहित्य अच्छा रहा है काफ़ी पिछले समय से। अब आप असली बात पे आए कि आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट की धारणा पे भरोसा है और इसलिए आपको लगा कि मैं ये विषय रख लूँ, यही मसला है ना? क्या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छे विद्यार्थी थे? सर एवरेज कह सकते हैं। अच्छा, एवरेज से, ठीक है। बाकी परिचय दीजिए, और इसके अलावा क्या क्या बातें हैं? सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और देखना है, टीचिंग और मूवी और TV सीरीज देखना मुझे काफ़ी पसंद है। ठीक है। क्रिकेट में ऐसी कौन सी बॉल है जो आप अक्सर नहीं खेल पाते ठीक से? कौन सी तरह की बॉल है? सर बाउंसर आई थिंक। बाउंस। और? सर मेनली बाउंसर ही। ठीक है। चलिए मुझे बताइए कि आपका नाम भारत है या भरत है? हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो भारत का नाम बताता है कि क्या है? सर आर्टिकल 1 जो है, क्या है वो आर्टिकल 1? वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इज ए यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है या कुछ और लिखा है? इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स या शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स? सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट सर ऐसा ही कुछ है। कोई बात नहीं, इंडिया दैट इज भारत लिखा है। क्यों ऐसा है? किसी देश के दो नाम क्यों होने चाहिए? भाई व्यक्तियों का समझ में आता है, एक स्कूल का नाम है, घर का नाम बच्चों का होता है, लेकिन देश का नाम क्यों दो होने चाहिए? सर इसका कोई खास वजह नहीं थी एक्चुअली। भारत कहीं ना कहीं एक हमारा जो ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है भारत नाम से, तो उस वजह से भारत रखा गया। और इंडिया जो है कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक जो विरासत के रूप में हमें मिला है अंग्रेज़ों से, तो उसे भी कहीं संविधान निर्माताओं ने इस पर बहस हुई थी और उन्होंने ये भी इसका भी सपोर्ट किया कि दोनों ही रख लेते हैं इस वजह से। बर्मा ने अपना नाम बदल के म्यांमार कर दिया, जिससे पता लगता है कि वो अपने आत्मसम्मान को लेकर कितने सजग हैं। सीलोन ने अपना नाम बदल के श्रीलंका कर दिया, वो भी खूब सजग रहे अपने आत्मसम्मान को लेकर। क्या हमें नाम नहीं बदलना चाहिए अपना? क्या सिर्फ भारत नाम ठीक नहीं है? सर भारत ठीक है, परंतु अगर दोनों हो तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई समस्या है, किसी को समस्या होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं भारत की पहचान बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो, और भारत की बजाय वो इंडिया नाम से ज़्यादा जाना जाता है। वो तो 7 दिन की बात है, लोग समझ जाएंगे, फिर सब लोग भारत बोलने लगेंगे। अगर सर ऐसा, सर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी आवश्यकता भी है इसकी। ठीक है, ठीक है, अब पूछिए। भारत, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, भारत। ये बताइए कि अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक व्यापार समझौता किया है, उसके कुछ मुख्य बिंदु आप बता सकते हैं? सर भारत ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट नाम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका उद्देश्य यह है कि जो वर्तमान में लगभग $27.5 बिलियन हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है उसे आने वाले 5 सालों में लगभग $50 तक का रखने का जो निश्चय किया है। और इस ट्रेड डील के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत के लगभग 95% जो प्रोडक्ट्स है उन्हें एक तरह से कम ड्यूटी पे ऑस्ट्रेलियन मार्केट का जो एक्सेस मिलेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लगभग 80 to 85% ऐसे प्रोडक्ट्स है
जिन्हें भारत में कम शुल्क पर एक्सेस मिलेगा। हालांकि दोनों देशों ने आपसी सहमति से जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा एक्सपोर्टर है जबकि भारत के लिए एक सेंसिटिव सेक्टर है, तो उसको इससे दूर रखा है अभी। भारत के लिए डेयरी एक सेंसिटिव सेक्टर क्यों है, जबकि विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान अग्रगण्य है? तो ऐसा क्यों है कि भारत के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं, और उनको ये चिंता है कि अगर हमने इस मार्केट को भी ओपन कर दिया तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको हिट लगेगा? सर, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो भारत के स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, उनकी इनकम का जो पशुपालन एक बड़ा सोर्स है। जबकि भारत में जो कुछ जो पशु प्रजातियाँ है वो सर उनकी जो उत्पादकता है काफ़ी कम है। तो भारत में दुनिया में अगर उत्पादकता के हिसाब से देखें तो सर काफ़ी कम। भारत में कौन से प्रजातियां हैं जो दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक यील्ड देती हैं, सर्वाधिक उत्पादन होता है जिन प्रजातियों से? आपको कुछ आइडिया है? सॉरी सर, नहीं है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से जो WTO है उसका महत्व, जो आर्थिक परिदृश्य है विश्व का, उसमें कम हुआ है। क्या कारण है कि WTO का जो प्रभाव है जैसा पहले था वैसा अब नहीं दिखता है? सर मुझे लगता है कि WTO में जो जैसे अमेरिका का जितना प्रभुत्व था, WTO की जो डिस्प्यूट रिडर्सल जो मैकेनिज्म है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो एक तरह से उसमें अड़ंगा लगाया था कि और काफ़ी समय तक जो जज वगैरह होते हैं जो डिसीजन लेते हैं सर, उनके जो काफ़ी टाइम तक सर जो उसमें नियुक्ति करने से सर उनको वंचित किया था, और वो कहीं ना कहीं एक तरह से डिसइफेक्टिव हो गई थी। तो सर ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि जो सब्सिडी का इशू जो विकासशील देश और विकसित देश कहीं ना कहीं उठाते हैं कि विकसित देशों के लिए तो जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है जो सभी के लिए एक तरह से उसमें सर कोई लिमिट नहीं है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का आपने नाम लिया, क्या होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी? सर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में जो है सभी देशों को एक लिमिट नहीं है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर एग्रीकल्चर में इनोवेशन के लिए फंडिंग कर सकते हैं। ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये क्या है? सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल या मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो, या जो अगर दो देशों की बात करें तो सर उनके मध्य जो है उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। इनके माध्यम से दोनों देश जो आपसी व्यापार है उनमें एक दूसरे की जो वस्तुएं हैं उन्हें कम शुल्क पर, वस्तु और सेवा को कम शुल्क पर जो है मार्केट एक्सेस प्रदान करते हैं। जबकि मल्टीलैटरल में जैसे हम आसियान की बात करते हैं तो उनमें सर काफ़ी सारे देश सम्मिलित होते हैं, तो इनमें आपसी जो व्यापार होता है वो कम शुल्क पर व्यापार होता है। इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक आता है टैरिफ बैरियर, सुना है इसके बारे में? एक नॉन टैरिफ बैरियर, ये क्या होते हैं? सर टैरिफ बैरियर की अगर हम बात करें तो जैसे डायरेक्ट हम भारत में जैसे कभी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है तो हम उन पे कहीं ना कहीं लिमिट लगा देते हैं सर, या फिर जो शुल्क है वो बढ़ा देते हैं, तो उन्हें डायरेक्ट रूप से टैरिफ बैरियर कहते हैं। जबकि नॉन टैरिफ बैरियर की बात करें तो जैसे भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जो कई विदेशी देश है, यूरोपीय कंट्री या फिर जापान जैसे फाइटो एंड सैनिटरी फाइटो जो लिमिट्स लगाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, वो सर नॉन टैरिफ बैरियर से कहीं ना कहीं। फाइटो सैनिटरी से क्या अभिप्राय है? सर कहीं ना कहीं उनकी जो क्वालिटी को लेकर कहीं ना कहीं ये इंगित करता है। पिछले दशक में और उसके पिछले दशक में अगर देखें, विशेषकर 21वीं शताब्दी का जो पहला दशक था उसमें भारत के दक्षिणी पूर्वी एशिया जो देश हैं उनके साथ काफ़ी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए, और काफ़ी जो मार्केट एक्सेस था इंडियन प्रोडक्ट को और उनके प्रोडक्ट्स को मिला, लेकिन उसके बाद से उसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ में हमारे इकोनॉमिक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हैं? सर इकोनॉमिक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं कह सकते, परंतु यहाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि भारत के उनके साथ ट्रेड डेफिसिट है, और सरकार कहीं ना कहीं जो पहले के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए गए थे उनको रिव्यू करने का प्लान कर रही है। और सरकार का ट्रेड डेफिसिट की वजह से कम हमारे संबंध, उसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाई, या उसके दूसरे कोई कारण भी हैं? सर अन्य भी कारण है, परंतु उन देशों को मुझे लगता है ज़्यादा लाभ हुआ है उस चीज़ का, और भारत का जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है कहीं ना कहीं सर उनको एक्सेस कम प्रोवाइड करते हैं वो देश, तो ये भी एक बड़ा कारण है। NSG के बारे में कुछ जानते हैं? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। सर ये NSG एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया में जो न्यूक्लियर जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम वगैरह, इनकी सप्लाई को कहीं ना कहीं सर रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, थैंक यू। भरत, अभी अलवर चर्चा में क्यों है? सर हाल ही में जो अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहाँ पे सर काफ़ी आग लगी थी, तो उस वजह से मुझे लगता है चर्चा में। एक गांव में एक प्रभावशाली आदमी अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उनके ऊपर 2-3 वर्षों में काफ़ी धन राशि का बकाया रह गया है। आपके पास बिजली विभाग के अधिकारी सहायता के लिए आते हैं कि आप रिकवरी में मदद करिए?
आप गांव में जाते हैं लेकिन वहाँ लोग हिंसक हो जाते हैं, आपके विरुद्ध भी और वो बिजली अधिकारी के विरुद्ध भी, तो क्या करेंगे उसमें? सर सबसे पहले तो मैं देखना चाहूँगा कि इसका प्रमुख कारण क्या रहा। क्या जो व्यक्ति है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, या फिर उसकी कैपेसिटी है कि वो बिल वगैरह चुका सकता है, या फिर वो इसका जानबूझकर दुरुपयोग कर रहा है। उसकी कैपेसिटी नहीं है वो, लेकिन उसने अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल किया, मिल चला के उसने धान कूटा, गेहूं पीसा और 5 साल से पैसे नहीं दिए सरकार को। सर ये कर सकते हैं कि उसे कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्सेशन दे और उसको एक टाइम लिमिट दिया जाए कि आप अगर एक साथ नहीं चुका पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके चुका दीजिए, क्योंकि सर और प्रेशर बनाया जा सकता है, नोटिस भेजा जा सकता है। वो मुकर रहा है कि नहीं दूंगा, तो सर मुझे लगता है प्रशासन को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। आप ही हैं वहाँ पर, एसपी हैं आप। सर इसमें मुझे लगता है कि प्रशासन को जाके और या तो उन्हें ये बताया जा सकता है कि इसके जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ये ठीक नहीं है, और इसको देखते या तो आप पे कीजिए, नहीं अन्यथा आपका बिल जो कनेक्शन है काट दिया जाएगा, और आपको फिर या तो आप जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है सोलर पैनल वगैरह लगवा लीजिए, जिससे कि आपको ये बिल वगैरह चुकाने के झंझट से एक तरह मुक्ति मिल जाए। अच्छा, ये सॉफ्ट स्टेट क्या होता है? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने सुना तो है इसके बारे में। सुना है सॉफ्ट स्टेट? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामले में रूस की चर्चा आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। एक ज़माने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत सशक्त चल रहा था और हम गुटनिरपेक्षता को या तटस्थता को एक अच्छी नीति मानते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस पर प्रश्न उठाए जा रहे थे कि तटस्थता कोई अच्छी नीति नहीं है। आपको क्या लगता है कि आजकल की वैश्विक व्यवस्था में तटस्थता और गुटनिरपेक्षता ही धारणीय नीति है, या किसी न किसी गुट के साथ रहना ठीक रहेगा? सर वैसे तो मुझे लगता है कि हर देश अपने हितों के मुताबिक किसी न किसी ग्रुप की तरफ झुकाव रखता है, परंतु गुटनिरपेक्षता भी मुझे लगता है अगर भारत का एक्सपीरियंस देखें तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यदि हाल ही में रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात करें तो दोनों देशों के जो राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, और भारत कहीं ना कहीं एक मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज और जो रूस है उनके मध्य कहीं ना कहीं भारत ही एक ऐसा जो बड़ी शक्ति है जो दोनों के साथ ही अच्छे संबंध है, और मध्यस्थता की भूमिका निभाकर कहीं ना कहीं जो वायलेंस हो रही है उसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अभी भी निभा सकता है। ऐसी परिस्थिति में रूस से सस्ता तेल खरीदना क्या एक मौका परस्ती वाली नीति नहीं है? सर मुझे नहीं लगता है मौका परस्ती वाली स्थिति है, क्योंकि हर देश का मुझे लगता है अपने इंटरेस्ट होते हैं, और वर्तमान में जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं तो भारत के लिए जो ऊर्जा सुरक्षा है भारत की उसके लिए आवश्यक भी है सर। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये ठीक है? यस सर, ठीक है। ठीक है भारत, यस मैम। ये बताइए, अभी आप सर से तेल की बात कर रहे थे, भारत में पिछले कुछ दिनों में बहुत पेट्रोल, नेचुरल गैस सबके दाम बढ़े हैं। यूएस में कुछ साल पहले एक नीति अपनाई गई थी ऑयल प्राइसेस को डाउन करने के लिए, वो थी कि वहाँ के जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स थे वहाँ से तेल रिलीज़ किया गया था। तो भारत में भी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, हमने उसकी सहायता क्यों नहीं ली इस बार? मैम एक्चुअली भारत में जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो लगभग 14 दिन का ही है, तो उसका 14 दिन का है? यस मैम, लगभग जो कैपेसिटी है भारत की वो अभी इस टाइम पे है? बन गया है फेज़ 2 वाला? मैम मुझे नहीं अभी बनाने का प्लान है, पर जो एग्जिस्टिंग है वो शायद मुझे लगता है 14 दिन का ही है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। चलिए ठीक है, तो वो बहुत कम है इसलिए हमने, पर हमें तेल तो मिलता रहता, हम इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं, बंद नहीं किया है, थोड़ा सा उससे वॉल्यूम से फ़ायदा हो जाता। खैर ये बताइए कहाँ कहाँ पे है ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व? मैम कर्नाटका में है और उड़ीसा में है, जहाँ तक मुझे नाम बताएंगे आप? सॉरी मैम मुझे नाम याद। अच्छा ये बताइए कि ये जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो हमने साउथ इंडिया में ही क्यों सारे के सारे बनाए? कोई भी पेट्रोलियम रिजर्व ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्यों नहीं बनाया? मैम जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि जो भारत ज़्यादातर जो इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल वो समुद्र के रास्ते से करता है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और रशिया से जो इंपोर्ट करते हैं वो? मैम रसिया ने कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड प्राइस पे रसिया अभी बेच रहा है, तो उस वजह से भारत इंपोर्ट कर रहा है सर। बस यही एक रीज़न है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाती है, इसलिए सारे पेट्रोलियम रिजर्व स्ट्रैटेजिक वो साउथ में है शायद में। अच्छा ठीक है। सिल्वर इकोनॉमी से क्या समझते हैं? सॉरी मैम मुझे आइडिया नहीं आइडिया। इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर जो पावर प्लांट्स हैं वो कितने हैं? मैम एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, बट जहाँ तक मैं एक तो ये क्या कहते हैं
जो है साउथ राजस्थान में कहाँ पे है? चलिए, मैम राजस्थान में रावत भाटा में है। रावत भाटा में है। और इसमें किस तरह की न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है? फिशन, फ्यूजन? क्या? फ्यूजन मैम। फिशन। फ्यूजन की टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास? नहीं मैम, अभी जहाँ तक मेरा आइडिया है ITR जो इंटरनेशनल जो रिसर्च चल रही है अभी उसमें, तो अभी वो टेक्नोलॉजी व्यवहार्य नहीं है, आने वाले समय में लेकिन संभावना है उसमें। तो ये बताइए, जो रिसोर्सेज होते हैं, जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें होता है एक पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज और डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो क्या क्या फ़र्क है इनमें, आप मुझे थोड़ा बताएंगे? मेनली स्टॉक और रिजर्व में क्या फ़र्क है? मैम स्टॉक में तो ये है कि कहीं ना कहीं हम उनको जो उपयोग करने की स्थिति में है, हमारे पास स्टॉक है उनका, जबकि जो पोटेंशियल है, शायद दूसरा कौन सा था मैम, सॉरी मैम, पोटेंशियल में मैम भविष्य में संभावना है, लेकिन अभी हमारे पास या तो उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उसके। और रिजर्व में मैम हमने जो रिजर्व अभी खोज लिया है परंतु उपयोग करना स्टार्ट नहीं किया है। ये है रिजर्व मैम जो है हमने कहीं कहीं एक्सप्लोरेशन कर लिया है उसका, जहाँ तक मुझे आइडिया है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, क्रिकेट पे सर से बात हो रही थी आपकी, और आपको देखना भी पसंद है और खेलना भी पसंद है। तो क्रिकेट तो ऐसा कोई गेम नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़े, तो क्यों यहाँ पे इस क्रिकेट टीम में हम महिला और पुरुषों की एक संयुक्त टीम क्यों नहीं देखते हैं? एक मिक्स्ड टीम क्यों नहीं है? विमेन क्रिकेट अलग चलता है, मेंस क्रिकेट अलग चलता है, जबकि कुछ खेल ऐसे हैं जैसे बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, वॉलीबॉल भी इसके कुछ वर्जन्स में मेल फीमेल दोनों खेल सकते हैं। क्रिकेट में क्यों नहीं ये किया हमने? मैम अभी तक ऐसा कोई प्रयोग तो नहीं हो, परंतु मुझे लगता है भविष्य में ऐसी संभावना है, क्योंकि अभी भी वुमेन क्रिकेट की जो संभावना है, कहीं ना कहीं क्रिकेट जो मेंस क्रिकेट है उसकी तुलना में देखा जाता है तो कम महत्व मिलता है उसको। अच्छा, ये बताइए, अगर ऐसी टीम बन जाए, एक मिक्स टीम बन जाए क्रिकेट की, तो क्रिकेट का जो क्रेज़ है इंडिया में मैचेस देखने का, वो कम होगा कि ज़्यादा होगा? मुझे लगता है मैम जो लड़कियां है वो और आगे बढ़कर जो क्रिकेट में जितना कि जो बॉयज़ देखने, ऑडियंस के उस पर पूछ रही हूँ मैं, ऑडियंस के मुझे लेवल लगता है इंटरेस्ट बढ़ेगा, मुझे लगता है, क्योंकि महिलाएं भी इंटरेस्ट लेने लगेगी ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद भरत। भारत, यस सर। मुझे ये बताइए कि राष्ट्रीय हित से क्या समझते हैं आप? राष्ट्रीय हित से सर मेरा मानना है कि किसी देश के जो इकोनॉमिक और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ही राष्ट्रीय हित कहते हैं। जैसे कि अभी रसिया का अभी हम रसिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो सर वो राष्ट्रीय हित को दिखाता है। राष्ट्रीय हित, अच्छा, तो राष्ट्रीय हित में अगर आपने बताया कि कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर आप किसको मानेंगे? सर मैं वर्तमान परिदृश्य को देखूँ तो सर इकोनॉमिक को मुझे लगता है मैं मान। अच्छा, और सिक्योरिटी को आप उसके बाद रखेंगे? नेशनल सिक्योरिटी की बात की जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा। सर मुझे लगता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो इकोनॉमी के साथ साथ ही चलती है। यदि किसी देश को अगर नेशनल सिक्योरिटी को अच्छा, ये दोनों में विकल्प हो अगर कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे या राष्ट्र की इकोनॉमी को प्राथमिकता देंगे, तो आप क्या चुनेंगे? सर मैं इकोनॉमिक के साथ साथ, क्योंकि इकोनॉमी और ये पैरेलल ही चलती है सर, मेरा मानना है, तो इकोनॉमी को। लेकिन अगर विकल्प भी होगा तो भी आप इकोनॉमी को पहली वरीयता देंगे? अगर लार्जर इंटरेस्ट में देखो, अगर एक लंबे समय की सोच के चलूँ तो मैं इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस दूंगा। अच्छा, परंतु अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सिक्योरिटी को। ठीक है। अभी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बातें हुई, मतलब काफ़ी पॉलिटिकल उथल पुथल रहा, तो वहाँ कुछ लोगों ने बोला कि हमें नया पाकिस्तान चाहिए, कुछ लोगों ने बोला हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। तो नया और पुराना में क्या अंतर है? सर मुझे लगता है एक सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन है। फिर भी किसका स्लोगन नया है और किसका स्लोगन है पुराना पाकिस्तान? सर जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, कहीं ना कहीं जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने नया पाकिस्तान की बात कही थी, परंतु जिस प्रकार की समस्या पाकिस्तान झेल रहा है, वहाँ एक तरह से हाई इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी है, जो विपक्ष है, उन्होंने कहीं ना कहीं सर ये पुराना पाकिस्तान की बात, पुराना पाकिस्तान वापस लाना चाह रहे थे। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान में कौन सा है, नया पाकिस्तान है ये कि पुराना माने हैं इसको? सर ये तो कहना मुश्किल है, दोनों। क्यों? इमरान खान तो जो नया पाकिस्तान की वकालत कर रहे थे वो तो बाहर हो गए। सर जो नया पाकिस्तान के जो सपने दिखा रहे थे इमरान खान, उसमें ये था कि गरीबी बेरोज़गारी मिटाना ये सब, लेकिन सर कहीं ना कहीं उसको अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं रही, इसी वजह से शायद उन्हें हटाया गया। तो पुराना मान लें इसको? सर पुराना, मुझे लगता है पुराना पाकिस्तान जो था, जैसा हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान लगातार ये कहता है कि वो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, ठीक है, और भारत कहता है कि वो स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इनमें से कौन सही बोल रहा है? सर दोनों ही अपनी जगह सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्पॉन्सर किया है उसी के जो एक तरीके से विक्टिम हो गए हैं वो।
अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपको मूवीज़ देखना और टीवी सीरीज़ देखने का भी शौक़ है। यस। तो कभी कभी मूवीज़ को लेकर सेंसरशिप की बात होती है, तो आपको क्या लगता है कि अब ये सेंसरशिप वर्तमान में कितना तार्किक है, या इसको हटा देना चाहिए अब, और सिर्फ हमें सर्टिफिकेशन वैसा करना चाहिए कि आपने एज ग्रुप के हिसाब से सर्टिफाई कर दिया मूवीज़ को कि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप्स के लिए ठीक है देखने के लिए? सर श्याम बेनेगल समिति ने इसके बारे में सर जिक्र किया था कि जो निर्माता है वो जिस कैटेगरी में सर्टिफिकेशन चाहता है उसे उसी कैटेगरी में सर्टिफिकेशन दिया जाए। परंतु सर भारत की जो सोसाइटी एक डाइवर्स कंट्री है, उसको देखते हुए सर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट जो वो है सर एब्सोल्यूट नहीं है, और उस पर सर मुझे लगता है सेंसरशिप ज़रूरी है। मतलब आपको लगता है कि सेंसरशिप ज़रूरी है? यस सर। जबकि आप मूवी देखना पसंद करते हैं, तो आपको ये पसंद है कि कोई आप जो मूवी देख रहे हैं उसका कुछ अंश काट दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि उसको कुछ लोग समझने में शायद मुश्किल आएगी उन्हें? सर ऐसा हो सकता है किसी को मुश्किल आए, परंतु सर हमें एक लार्जर इंटरेस्ट में देखना है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का भी समर्थन कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, चलिए अब मेरा आखिरी सवाल आपसे क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। तो मान लेते हैं कि आप एक टीम के कैप्टन हैं और आपको एक प्लेयर को लेकर थोड़ा दिक्कत आ रही है और अगले ही दिन एक इम्पॉर्टेंट मैच है, ठीक है। अब आपके पास दो विकल्प हैं। एक प्लेयर है जो कि बहुत अच्छा हमेशा से खेलता रहा है लेकिन बुरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, तो वो एकदम आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन वो हमेशा बिग मैच प्लेयर उन्हें माना जाता है और आपका फाइनल मैच है अगले दिन। और दूसरा प्लेयर है जो कि एक यंगस्टर है, वो नया नया उभर रहे हैं खिलाड़ी और पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उनका बिग मैच टेम्परामेंट अभी तक चेक नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसे में आप फाइनल में इन दोनों में से आप किस खिलाड़ी को लेके जाएंगे और क्यों? सर मुझे लगता है मैं यंग प्लेयर के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर बिग मैच टेम्परामेंट हमें अगर डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं उसे ऐसे चांस देने पड़ेंगे जहाँ वो रिस्क ले लेंगे। ये मतलब वर्ल्ड कप फाइनल है, सोचिए। सर मैं रिस्क लेना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी सिर्फ ये लास्ट वर्ल्ड कप तो है नहीं, नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी खेलने की संभावना है उस प्लेयर में। लेकिन तब आप कैप्टन रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी क्या गारंटी है? अगर आप हार गए फाइनल मैच तो आप तो हट जाएंगे। सर जो प्लेयर सपोज जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो भी सर आउट ऑफ फॉर्म है, इसकी गारंटी तो सर ये भी नहीं है कि वो चल ही जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है, तो आप लेंगे रिस्क। यस चलिए, धन्यवाद सर। भारत, ये बताओ यस सर कि आपने कर्तव्य नाम की सोसाइटी में काम किया हुआ है ना, क्या है सोसाइटी में, क्या करते थे आप इसमें? सर ये एक NGO था जो कॉलेज के सीनियर्स ने स्टार्ट किया था। इसमें हम कॉलेज के पास एक स्लम थी जहाँ अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते थे सर। तो भारतीय संविधान में कितने कर्तव्य हैं और कब शामिल किए गए थे मूल कर्तव्य? सर भारतीय संविधान में जो है अभी सर 11 है जहाँ तक मेरा आइडिया है कर्तव्य, और जो मूल संविधान में सर मूल संविधान में 10 थे सर। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, पर सर चेंज हुआ था, जैसे स्वर्ण सिंह समिति ने जो रिकमेंड किए थे उस टाइम इनमें ऐड किया, इन्हें जो संविधान में ऐड किया गया था, और इनमें सर एक बार चेंज हुआ है, मैं अभी याद नहीं। ये जो स्वर्ण सिंह समिति से पहले कितने थे मूल संविधान में? सर मूल संविधान में नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। नहीं थी। तो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी? सर 44th अमेंडमेंट शायद। 44th से? अच्छा, 42nd से जोड़ा था, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? सर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं, मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ सर। और उसमें जो दूसरा चेंज हुआ वो कब हुआ? एक तो 10 बना दी हमने, 11वीं कब जोड़ी? सर जो RTE एक्ट जोड़ा था उस टाइम पे। कौन सा अमेंडमेंट था संविधान का? सर मैं याद नहीं आ रहा। और उसमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? सर जो बच्चे हैं उन जो पेरेंट्स का ये कर्तव्य होगा कि उन्हें 6 से 14 वर्ष तक कम से कम प्राथमिक एजुकेशन दिलाने का उनकी जिम्मेदारी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से 3 फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में जोड़ने की ज़रूरत है आज के समय में, तो क्या जोड़ना चाहेंगे? सर एक तो मैं कहीं कहीं राइट टू वोट, जो वोट राइट टू वोट नहीं सर, वोट मतलब वोट को कंपलसरी किया जाए, तो फंडामेंटल ड्यूटी बनाया जाए। दूसरा सर कंपलसरी किया जाए? नहीं सर कंपलसरी नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी बनाया जाए, कर्तव्य बनाया जाए, ठीक है। दूसरा सर मैं टैक्स, सबका जो भी व्यक्ति है वो टैक्स भरना एक तरह से कर्तव्य बनाया जाए उसका। और सर तीसरा है कहीं ना कहीं कि, सॉरी सर मैं अभी, कोई बात नहीं, ठीक है भारत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जा सकते हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। टीम दृष्टि पेश करती है IAS की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें
दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। क्या हाल चाल है आपका? बैठिए। कैसा लगा इंटरव्यू देके? ठीक। मजा आया खूब? चेहरा चमक रहा है आपका, और क्या चाहिए? अभी ये पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं यूपीएससी में? यस सर। पहली बार ही है? और अटेम्प्ट कौन सा है? सेकंड ही है? अरे वाह, क्या बात है। आपके विषय पे ज़्यादा बात हम नहीं कर पाए, तो मैं अनुमान कर रहा हूँ कि विषय पे ठीक से पढ़ाई होगा आप। यस। देखिए, सब कुछ तो अच्छा है, आपकी एंट्री बढ़िया है, बैठने का स्टाइल बढ़िया है, इंट्रो बहुत बढ़िया दिया आपने। हिंदी साहित्य क्यों चुना, बहुत सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाया आप। यार, जिस दिन लोग ये कहने लगेंगे हिंदी साहित्य इसलिए चुना कि जीएस में हेल्प करता है, उस दिन ना कयामत आ जाएगी, है ना? नहीं सर, जो ऐसे और एथिक्स में सर मैं काफ़ी टाइम हो गया, तो जो राइटिंग स्किल मुझे किसी ने ये भी बोला था। कहने की बातें हैं, आपको खुद पता है, बहुत कन्विंसिंग बातें हैं। आप तो सीधा बोलिए कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ा, लेकिन मैं बहुत उसमें मतलब कंफर्टेबल नहीं था, इतना नहीं था कि मैं कंपटीशन यूपीएससी में जो बेस्ट स्टूडेंट्स मैकेनिकल के उनके साथ कम्पीट करूं। फिर जब मैंने तैयारी शुरू की जीएस की, तो मैंने कई लोगों से डिस्कशन की और पाया कि हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य एक छोटा और आसान विषय है जिसमें नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो ये केवल और केवल एक प्रैग्मेटिक डिसीजन है, इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है, प्रैग्मेटिक है। हाँ, मेरे पिताजी हिंदी के अध्यापक हैं, तो चीज़ थोड़ी आसान हो गई मेरे लिए। उनकी भी सलाह थी कि मैं हिंदी साहित्य लूँ, ऐसा कर लीजिए, पर ये मत कहो कि जीएस में हेल्प करता है। मैं तो हिंदी का टीचर हूँ, मैंने आपसे ये बात नहीं बोली तो आप कैसे बोलोगे? गलत है ना? भारत इंडिया वाला फाइन है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। बाकी आर्गूमेंट ठीक है आपका कि नाम बदलने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये भी कहें कि बदल दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी आर्गूमेंट दें उसके पक्ष में एक तर्क दे दें, काफ़ी है। सिचुएशन वाले में ना, जैसे क्रिकेट मैच वाली सिचुएशन थी कि आप किस प्लेयर के साथ खेलेंगे, वो तो आपने अच्छा हैंडल कर लिया। जैसे सर ने पूछा नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी में किसको वरीयता देंगे, तो थोड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी का महत्व दिखना चाहिए कि आप उसको प्राथमिकता दें। यही पॉइंट था ना मेरे ख्याल से इसमें। फिर मैंने कहा 3 और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी होंगी, वो आपने अच्छा बताया, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि भाई स्वर्ण सिंह समिति कब बनी, 10 एक साथ जुड़ी थी 1976 में, फिर 86 अमेंडमेंट था मेरे ख्याल से जिसमें ये 11th ड्यूटी जुड़ी है। जब कर्तव्य लिखा है फॉर्म में तो कैसे आप छोड़ सकते सर हो? मैं बाहर जाके यही सोच रहा था कि ये क्यों नहीं याद आया मुझे, और बाहर जाके मुझे याद रिवाइज किया था आने से पहले? नहीं सर, रिवाइज तो नहीं किया, बट ये तो मुझे याद था। हाँ, लेकिन कई बार याद नहीं रहता पहले बार। टीचिंग मेरी हॉबी है, तो मैंने ये पढ़ा था आरटी वाला। आपके ड्राफ्ट में जब कर्तव्य लिखा है तो आपको पढ़ना ही चाहिए, है ना? बाकी तो हम लोग जनरली कन्विंस हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, व्यक्तित्व सुंदर है, आकर्षक है, एनालिसिस आपका अच्छा है, तो ध्यान किस बात पे देना है? अगर हो सके आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा लेना, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई डिबेटेबल मामला हो तो मेंबर से बात करके अनुमान करो कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं। देखिए, एक समय के बाद सच ये है कि हर मेंबर के पास एक दिमाग में उत्तर होता है, वो चाहता है कि बच्चा वही उत्तर दे, सबके साथ ही होता है। अगर आपको लग जाए कि मेंबर एक खास बिंदु सुनना चाह रहा है और वो बिंदु गलत भी नहीं है, तो बोल दीजिए वहाँ पर। तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। हिंदी साहित्य क्यों लिया मैंने आपको बताया दिया, उसका आंसर क्या देना है। बाकी ओवरऑल ठीक है, और अगर आप वहाँ ठीक परफॉर्म करते हैं तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। कोई सवाल आपके मन में? yes. अभी नहीं है तो जो वीडियो मिलेगा उसमें देखना कहाँ कहाँ फंस रहे हो, उन चीज़ों की तैयारी करो। कब है इंटरव्यू यूपीएससी में आपका? 28। हाँ, तो 5 दिन है ना, 5 दिन में तो आराम से हो जाएगा, 1 दिन की बात है, तैयारी कर लीजिए, ठीक है। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।